बिजनेसमैन बल्लू की आदत हो गई थी कपड़ों की तरह बिजनेस बदलने की। बदकिस्मती तो देखो, कोई बिजनेस चलता ही नहीं था, क्योंकि बल्लू के बिजनेस भी उसके कपड़ों की तरह सड़क छाप ही होते थे। दुनिया के जितने भी अजीब और गरीब बिजनेस होते होंगे, वो सब बल्लू ट्राई कर चुका था। इसीलिए गांव के लोग बल्लू की दुकान से थोड़ा हटकर ही चलते थे। पता नहीं बल्लू की दुकान से कब क्या निकलकर बाहर आ जाए। ओ काकी, इतना क्या नाक बंद करके चल रही हो? ये परफ्यूम लगाकर देखो। 5 दिन तक गोबर को सुखाकर, कूटकर, उबालकर, फिर बारीकी से छानकर बदबू को खुशबू से अलग कर, तब जाकर ये परफ्यूम बनाया है। लगाकर देखो, काका मर मिटेंगे तुम पर। चल हट, मिटेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे गांव में जो बदबू फैल रही है, अब उसको भी घर लेकर जाऊं मैं? अरे काकी, तो एक बार ये हाथी के गोबर का इस्तेमाल करो। काकी सुनो, काकी काकी। अरे यार, काकी भी चली गई। अरे राम राम राम, और कितने दिन ये बदबू का सामना करना पड़ेगा बल्लू, कि मेरी खुशबूदार अगरबत्तियों की खुशबू ने भी दम तोड़ दिया। अरे क्या काका, आप बिल्कुल गांव के ही रह गए, विदेशी परफ्यूम को समझ ही नहीं पाए। बेटा, भले ही गांव का हूँ, लेकिन बदबू और खुशबू में अंतर जानता हूँ। इतना तो हमें भी पता है कि गोबर चाहे जिसका भी हो, खा नहीं सकते और ना ही कपड़ों पर लगा सकते हैं। तो अपनी ये दुर्गंध अपने पास ही रखो, मुझे इसमें शामिल मत करो। तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब इस दुकान के बाहर लाइन लगाकर लोग विदेशी परफ्यूम खरीदेंगे ना, तब पता चलेगा। तब दूर दूर के शहरवासी आएंगे इसे खरीदने। हाँ बेटा, देखना परफ्यूम के साथ कहीं तुम्हें भी ना ले जाए अपने साथ। धीरे धीरे बल्लू की परफ्यूम की दुर्गंध पूरे गांव में फैल गई थी। अब लोगों को मुंह पर कपड़ा बांध कर चलना पड़ता था। तंग आकर लच्छू चाचा ने तो दुकान के बाहर 500 अगरबत्तियां एक साथ जला दी, लेकिन बल्लू की दुकान के परफ्यूम के आगे सबने दम तोड़ दिया और पूरा गांव पहुंच गया बल्लू की दुकान के सामने, उसको बंद करवाने। देखो बल्लू, ये जो तुमने लोगों की नाक का चैन छीना हुआ है ना, जितनी जल्दी हो सके अपने इस कारोबार का कुछ करो, वरना हमें कुछ करना होगा। पूरे गांव में सांस लेना दुश्वार हो गया है। अरे आप सभी को ये खुशबूदार परफ्यूम से इतनी परेशानी हो रही है, बल्कि मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुफ्त में आप सभी को विदेशी परफ्यूम की खुशबू सूंघने को मिल रही है। बस एक बार मेरे परफ्यूम के बारे में शहरों में पता चल जाए, फिर देखिएगा कि मेरी किस्मत कैसे पलटती है। हाँ, तुम्हारी किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने ये दुकान बंद नहीं की तो हमारा सांस लेना जरूर बंद हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे बंद करो, ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। दिन पे दिन बीतते गए, लेकिन बल्लू की परफ्यूम की एक भी बोतल नहीं बिकी। अब बल्लू को लगने लगा था कि ये बिजनेस भी बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को ब्रांडेड चीजों के बारे में पता ही नहीं। पर बिजनेस बंद करने से पहले नया बिजनेस भी तो खोलना था। इसीलिए अब बल्लू को सूझा कि क्यों ना वो अपनी पूरी दुकान पर गुड़ लगा दे, जिससे कि उसकी दुकान पर मधुमक्खियां आएंगी और वो वहीं अपना घर बनाकर शहद बनाना शुरू कर देंगी और वही शहद बेचकर वो अच्छे पैसे कमा लेगा। अब लोगों को बदबू आना बंद हो गई थी, लेकिन सबने देखा कि बल्लू की दुकान की दीवारों पर कुछ लगा था और चारों तरफ मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। अरे बल्लू, ये क्या लगा रहे हो? अब ये कौन सा नया धंधा शुरू कर दिया तुमने? इतनी मक्खियां, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी मक्खियां कभी नहीं देखी। काका, आज से मैंने शहद का बिजनेस शुरू किया है। ये गुड़ लगाकर सभी मक्खियों को बुला रहा हूँ। ये सब आकर यहीं पर घर बनाएंगी और फिर मुझे उनसे असली शहद मिलेगा और उसे बेचकर मेरा बिजनेस दौड़ने लगेगा। अरे लेकिन ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खियां कौन सा शहद बनाएंगी? जरा मुझे भी तो बताओ।
बस काका, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ, धीरे धीरे मधुमक्खियों का आना भी शुरू हो जाएगा। अरे काका, चारों तरफ इतनी मक्खियां, आपकी दुकान तो नजर ही नहीं आ रही है। मुझे पूजा के लिए अगरबत्ती चाहिए थी। लगता है बल्लू ने फिर से धंधा बदल लिया है। अरे बाप रे, ये इतनी सारी मक्खियां कहां से आ गईं? अरे भागो, मक्खियों की पूरी सेना आ रही है, भागो। लगता है ये बल्लू हमें जीने नहीं देगा। पूरे गांव को पागल कर रखा है इसके बिजनेस ने। लगता है इसे गांव से निकालना ही पड़ेगा। या तो इस गांव में बल्लू रहेगा या हम। चलो। पूरे गांव को अब बल्लू के नए बिजनेस का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ मक्खियां थी। गांव में बल्लू का होना किसी श्राप से कम नहीं था, जिसको पूरा गांव भुगत रहा था। और सभी लोग फिर से पहुंच जाते हैं बल्लू की दुकान पर। बल्लू, ये क्या गंदगी फैलाई हुई है? क्या है ये जो इतनी सारी मक्खियां मंडरा रही हैं? चौधरी साहब, ये मक्खियां नहीं, हनी भी है। क्या है? आप नहीं समझेंगे। आप बस शहद खाइएगा बल्लू की दुकान का। जब ये मक्खियां शहद के लिए मेरी दुकान में घर बनाएंगी, और इस शहद में कोई मिलावट नहीं होगी। दूर दूर से लोग सामने बना हुआ फ्रेश शहद लेने आएंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खियां तुम्हारे लिए शहद बनाएंगी? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? मेरा दिमाग एकदम ठीक है चौधरी साहब, बस गांव वालों का ही खराब लगता है। आप लोगों को मेरा बिजनेस करना अच्छा ही नहीं लगता। अरे लेकिन इस बिजनेस में कुछ ढंग का भी तो होना चाहिए ना। कुछ भी उठपटांग करते रहते हो। लोगों को समझ आ गया था कि बल्लू को समझाना दीवार में सिर मारने के बराबर है। सब अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं और बल्लू भी लग जाता है अपने दुकान की दीवारों पर पिघला हुआ गुड़ लगाने में। हफ्तों बीत जाते हैं। अब मधुमक्खियां आएंगी, घर बनाएंगी और शहद बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक एक फिरंगी टाइप का नमूना बल्लू की दुकान की तरफ आता है। हे, ये किस चीज की दुकान है? अरे ग्राहक देवता, आइए आइए, ये शहद की दुकान है। वाह भगवान, देर से ही सही पर ग्राहक भी तूने अंग्रेज भेजा। शहद? What do you mean? मतलब हनी शॉप, हनी बी। ओके, लेकिन हनी, where is honey? इधर तो सिर्फ मक्खियां है। बस आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, कुछ दिनों में आपको शहद मिल जाएगा। आप बताइए कितना किलो चाहिए? नो, हमें शहद नहीं मांगता। हम एनिमल पर रिसर्च कर रहा है। हमको बहुत जल्दी बहुत सारा सांप मांगता है। सांप मांगता है? कितना सांप मांगता है तुमको? जितना तुम दे सको, 1000 भी चलेगा, पर इससे कम नहीं। अभी आज हम वापस जा रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से आएगा। तब तक तुम ऑरेंज करो। ओके, बाय, सी यू सून। ओके, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। बस तुम विदेश होकर आओ दोस्त, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब तो मजा आएगा। नया बिजनेस, नया कॉन्ट्रैक्ट, पैसा ही पैसा होगा। हजारों सांप, हजारों विदेशी नोट, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने भी। देखते ही देखते सब गुड़ साफ और मक्खियां भाग जाती हैं। गांव में जैसे ही मक्खियां कम होती हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये बिजनेस भी ठप हो गया बल्लू का। लेकिन लोगों को ये डर भी है कि इसके बाद क्या नई मुसीबत बल्लू लेकर आएगा। और वैसा ही हुआ। बल्लू की दुकान पर जो बोर्ड लगा था, उस पर साफ साफ लिखा था, सांपों की दुकान। अरे बाप रे, ये सांप कहां से आए? बचाओ, बचाओ। क्या काका, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये मेरे सांप हैं,
मैंने नया बिजनेस खोला है सांपों का। हर प्रजाति का सांप है मेरे पास। अगर तुम्हें भी चाहिए तो बताना काका, ठीक है? क्या अब तुम सांप बेचोगे? लगता है तुम्हें किसी पागल खाने में जाने की जरूरत है जहां तुम्हारा अच्छे से इलाज हो सके। काट लिया, सांप ने काट लिया। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे बल्लू के सांप ने काट लिया। क्या काका, आप भी ना, कुछ नहीं होगा। आपको बस 2 दिन थोड़ा बुखार आएगा। जाओ घर जाओ, जाकर आराम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अभी तो बहुत सांप लाने बाकी हैं। लच्छू सीधा चौधरी के पास जाता है बल्लू की शिकायत करने के लिए। चौधरी साहब, देखिए, ये बल्लू की वजह से मुझे सांप ने काट लिया। उसने नया बिजनेस शुरू किया है, सांप बेचने का। क्या? सांप बेचने का? लगता है इस बल्लू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी गांव वाले बल्लू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम बल्लू? अब ये नई मुसीबत उठा लाए। तुम किसी को चैन से गांव में जीने दोगे या नहीं? भला सांप भी कोई खरीदता है? अरे चौधरी जी, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सांप बेचने का, वो भी विदेशी से मिला है। बस जल्दी से ये मेरे सारे सांप बिक जाएंगे, फिर देखना कैसे मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ पैसे मैं गांव में भी दान कर दूंगा। मर गया, सांप ने काट लिया। अरे बचाओ, चौधरी जी को सांप ने डस लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बल्लू के बच्चे। अरे चौधरी जी, कुछ नहीं होगा इस सांप के काटने से आपको। उल्टा मुझे डर है कि मेरा सांप ना मर जाए। जाइए, इनको घर ले जाइए। और कुछ समय बाद बल्लू का वो फिरंगी ग्राहक अपने एक असिस्टेंट के साथ एक बैग लेकर आ रहा होता है। तभी बल्लू की नजर उस पर कम उन दोनों के हाथ में लिए बैग पर ज्यादा पड़ती है। वाह, लगता है ये बिजनेस तो मुझे माला माल कर देगा। अब तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे माय फ्रेंड, कितना टाइम लगा दिया तुमने। देखो, मैंने सारे गांव और दूसरे गांव के भी सांप पकड़ लिए हैं। वाह, वेरी नाइस। अब हमको एक रिसर्च करना है, तुम थोड़ा वेट करो। फिरंगी अपने असिस्टेंट के साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उन सभी सांपों को गौर से देखता है। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, गुड जॉब। अब हम ऐसा दवाई बनाएगा जिसको भी स्नेक बाइट करेगा वो मरेगा नहीं। वाह, वंडरफुल। अब हम चलता है, बाय। अरे लेकिन मेरे पैसे और ये सांप, इनका मैं क्या करूंगा? गुड डे फ्रेंड, सी यू। अरे सुनो, हे भगवान, ये बिजनेस भी डूब गया। चलो, तुम्हें एनिमल्स को परेशान करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। क्या? हाँ, चलो हमारे साथ। नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं ऐसा कोई उटपटांग धंधा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, इन सांपों को जंगल में छोड़ कर आओ, और फिर दोबारा ऐसा कुछ किया तो देख लेना। 2 सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था
कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुँचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ? मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इस बिल को नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हों, इसलिए मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा हूँ। अब मुझे उन्हें मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वो कटोरा बिल के बाहर रखा और बोला, हे नाग देवता,
ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को एक सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू अपने घर में चारपाई पर बैठा था जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया। बाबा, बाबा! अरे आगे भी कुछ बोलेगा या सिर्फ बाबा बाबा ही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा है कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो। हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी भर दूध पहुंचाना है और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा कि बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसीलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर दूर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर में जमी भीड़ देखी और जब उसने अपने बेटे को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा
वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुन नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया था। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वो बिरजू के खेत से चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।